झारखंड और महाराष्ट्र के ये नतीजे तय करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद बीजेपी क्या अपने विजय रथ को आगे बढ़ा पाती है या फिर उसमें ब्रेक लगता है। वहीं इंडिया गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा था जम्मू कश्मीर में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में, तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ महाराष्ट्र में कोई खेल कर पाती है, बीजेपी के विजय रथ को रोक पाती है। ये तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 288 सीटें महाराष्ट्र की, जहां पर चुनावी तारीखों का ऐलान संभव है, तो झारखंड की 81 सीटें, वही 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भी होना है, इस पर भी नजर। इसी दफ्तर से अशोक सिंघल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं और साहिल जोशी हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीन खास मेहमान, संजय कुमार जी लोक नीति CSDS के को डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हम यशवंत देशमुख जी हमारे साथ जो कि सी वोटर का सर्वे कर रहे हैं वो भी हमारे साथ है, आशुतोष कुछ देर में जुड़ेंगे। खास मेहमान विनोद अग्निहोत्री जी जो अब लगातार इलेक्शन कवरेज में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं, विनोद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए अशोक, मुझे लगता है कि चुनाव आयुक्त की, मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से, राजीव कुमार की तरफ से हमेशा टाइम की पाबंदी रखी जाती है, ठीक 3:30 बजे हो जाएगा, लेकिन कितने चरण में इन दो राज्यों में हो सकता है? यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर क्या खबर आ रही है आपको अंदर से? बिल्कुल अंजना, पीछे आप देख सकते हैं कि 3:30 बजे लगा हुआ पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ होनी है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपने सहयोगियों के साथ, चुनाव आयुक्तों के साथ यहाँ मौजूद होने वाले हैं। और जहां तक खबरें हैं कि महाराष्ट्र 1 चरण में होगा, पिछली बार भी ऐसे हुआ था, और झारखंड 5 चरणों में हुआ था। उम्मीद की जा रही 3 से 4 चरणों में वहां चुनाव करवाए जा सकते हैं और सबकी नजरें इसी बात को लेकर हैं कि क्या इस बार भी पिछली बार की तरह 5 चरणों में होगा या उससे कम चरणों में झारखंड का चुनाव होगा। लेकिन सबसे पहले एक खास बात यह कि अंजना, जो दिवाली और छठ पूजा की जो त्योहार बीच में पड़ रहे हैं उसको देखते हुए भी पूरा शेड्यूल ये तय किया जाएगा। तमाम लोगों से बातचीत की थी, चुनाव आयुक्तों ने पूरा डेलीगेशन किया था, चाहे महाराष्ट्र हो झारखंड हो, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद ये शेड्यूल आज अनाउंस किया जाएगा कि कब कब और त्योहारों को देखते हुए कैसे तारीखें तय की जानी है। सुरक्षा के बंदोबस्त का पूरा जायजा लिया गया था, कहां का क्या डिप्लॉय करना है, इन तमाम चीजों को देखते हुए ही आज चुनावों की घोषणा की जाएगी। और 3:30 बजे ठीक यहाँ पे राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त तो अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अंजना, मैं बताना चाहता हूँ, हरियाणा के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का मोरल हाई है, बूस्टअप है काफी, उनको उनके कार्यकर्ताओं में, बीजेपी में काफी कॉन्फिडेंस आया। वहीं पे कांग्रेस जो उम्मीद कर रही थी हरियाणा में कि अच्छे से वो चुनाव जीतने वाली है, एग्जिट पोल भी उनकी तरफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई। हालांकि मीटिंग हुई थी कल महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस की, तो उसमें भी ये कहा गया कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, हमको तैयारी के साथ महाराष्ट्र में उतरना होगा। जो हरियाणा में हाल हुआ कांग्रेस का, उससे सबक लेते हुए हमको महाराष्ट्र में जाना होगा। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या जो सहयोगी अब इस बार भारी दिख रहे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस के ऊपर भारी है महाराष्ट्र में, कि बार्गेन पावर कांग्रेस की उतनी नहीं है महाराष्ट्र में, चाहे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे हो या एनसीपी हो, वो ज्यादा हावी है कांग्रेस के ऊपर, हरियाणा के नतीजे कांग्रेस के खिलाफ आने के बावजूद, उनके विरुद्ध आने के कारण। तो देखना होगा कि महाराष्ट्र में क्या हरियाणा से जो सबक कांग्रेस ने लिया कि नहीं लिया, वहां क्या कर पाती है महाराष्ट्र में, उसको देखना होगा। अंजना, ठीक है, मैं आ रही हूँ। साहिल जोशी भी हमारे साथ है। उससे पहले एक दाढ़ी और अगाड़ी वाली जो लड़ाई छिड़ी हुई है महाराष्ट्र में, वो भी आपको दिलचस्प सुनाएंगे। लेकिन यशवंत जी, आपके पास एक बार आते हुए क्या तस्वीर दिख रही है, क्योंकि ये एक पहला चुनाव है विधानसभा का जिसमें शिवसेना 2 हिस्से, असल शिवसेना शिंदे गुट चुनाव आयोग की नजर में और उद्धव ठाकरे गुट, और दोनों अपने लोकसभा के स्ट्राइक रेट ज्यादा बता रहे हैं सीटों से ज्यादा। वहीं एनसीपी 2 गुट, इलेक्शन कमीशन ने अजित पवार को असली एनसीपी माना, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी शरद गुट की भी रही स्ट्राइक रेट के नजरिए से। स्ट्राइक रेट पर सबसे ज्यादा इस बार चर्चा हो रही है चुनाव में, आप कैसे देखते? नहीं, बिल्कुल। और दरअसल मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट्स रहे उसमें शरद पवार गुट अगर बोले कि हम तो जीत चुके हैं और हम असली एनसीपी हैं, तो ये बात मान्य होगी। जिस तरह से प्रदर्शन शिवसेना और शिंदे सेना दोनों का अच्छा रहा है, वो लड़ाई अभी बाकी है। लेकिन निगाहें दरअसल मेरी या संजय भाई की लगी हुई हैं विदर्भ और मराठवाड़ा में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई में। और हरियाणा के नतीजे आने के पहले तक हम लोग मान के चल रहे थे कि कांग्रेस का जिस तरीके से रिवाइवल हरियाणा में दिखा, बाकी जगहों पे, और लोकसभा चुनाव में विदर्भ और मराठवाड़ा में दिखा, तो ऐसा लग रहा था कि मामला वहां पे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। लेकिन अब तो जो हरियाणा की संजीवनी बीजेपी को मिली है,
उस ऑक्सीजन की सप्लाई के रिस्टोर होने के बाद एक तरह से महाराष्ट्र के पूरे खेल में रीबूट का बटन दब गया है अंजना। और मुझे नहीं लगता कि जो सहज आसान स्थिति हरियाणा के नतीजे आने के पहले महाराष्ट्र में विपक्ष के लिए लग रही थी, अब वो उसी तरीके की लगेगी। पूरी तरह से मुझे लगता है कि मामला अब न केवल बराबरी पे आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर केवल उत्साह के ऊपर हम बात करें हाँ। तो एडवांटेज शायद बीजेपी को इस समय दिखाई दे। ठीक है, आपका ये मानना है कि एडवांटेज बीजेपी अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन हरियाणा के नतीजों से ये सच है कि एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन बीजेपी को सप्लाई हुआ है, उसका पूरा ऐसा लग रहा है कुछ नए सिलेंडर्स आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस पूरी बड़ी तस्वीर को देखने समझने की कोशिश करें तो शरद पवार की जो स्ट्राइक रेट थी, साहिल जोशी को दिखाइए, 80%। और ये लोकसभा चुनाव में हम आपको बता रहे हैं शरद पवार गुट। हालांकि अजित पवार ने जिस तरह का सामना किया है, करारी शिकस्ती इसे कहा जाएगा जो लोकसभा में उन्होंने देखा है, वहीं शरद पवार गुट का स्ट्राइक रेट 80% था। वो 10 सीटों पर लड़े और 8 सीटों पर उन्हें जीत मिली। वहीं अगर आप कांग्रेस की स्ट्राइक रेट देखें तो वो भी बहुत अच्छी थी, लोकसभा में 17 सीटों पर लड़े, 13 पर जीत हासिल हुई, 76%। लेकिन असल लड़ाई अगर शिवसेना यूबीटी गुट और शिवसेना शिंदे गुट में है तो एकनाथ शिंदे गुट ने 47% का स्ट्राइक रेट रखा जब वो लड़े थे 15 सीटों पर, 7 जीते। और वहीं उनसे 2% नीचे स्ट्राइक रेट 43% वाला उद्धव ठाकरे गुट का रहा, वो 21 सीटों पर जीते। हालांकि सीटें उनकी ज्यादा आई थी, 9 सीटों पर वो जीत हासिल की थी। वहीं अगर आप बीजेपी का देखें तो बीजेपी ने 28 में से 9 सीटें जीतकर 32% की स्ट्राइक रेट रखी। साहिल, आपके पास आऊं, इससे पहले बड़ी दिलचस्प लड़ाई छिड़ी हुई है। आजकल एकनाथ शिंदे दाढ़ी पर पहुंच गए हैं, दाढ़ी और अगाड़ी की वो दिलचस्प तरीके में बात कर रहे हैं, एक अलग ही फिल्मी कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं, डेयरिंग की बात कर रहे हैं। ये आपको सुना देते हैं जो इस वक्त लड़ाई छिड़ी हुई है महाराष्ट्र में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ। असंच मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लगते। ऐसा है, गद्दारी करके कोई दाढ़ी हो या बाड़ी हो, गद्दार तो गद्दार होता है, चाहे दाढ़ी हो या बाड़ी कितनी भी पहलवान की हो, उसके ऊपर तो सिक्का वही लगा है। सरकार गिराना और लोगों पार्टी तोड़ना ये मर्दून की नहीं होती है, ये मर्दानगी नहीं होती है, ये भगोड़े होते हैं जो गुजरात से जाकर गुवाहाटी से लेकर वाया गोवा आते। इस स्वाभिमान की बात इन्होंने नहीं करना चाहिए। जिन्होंने भारतीय जनता पक्ष के साथ में शिवसेना बीजेपी का अलायंस था, तब यही एकनाथ शिंदे रो रहे थे, रिजाइन जेब में लेकर घूम रहे थे उनके नेतागण। तब इन्होंने रोके बात कहा कि हम इनके साथ में रहेंगे तो हमारी पार्टी को ये लोग खत्म कर देंगे। तो अभी ईडी और सीबीआई से बचने के लिए जो इन्होंने तोड़फोड़ की, तो इनको स्वाभिमान की बात का सवाल ही नहीं आता बात करने का। साहिल, लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चली है। एकनाथ शिंदे एक अलग अवतार में दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके जो साथी थे पुराने, जिनको छोड़ के वो निकल लिए, सीएम बन गए, वो सब उनको याद दिला रहे हैं बार बार कि आप गद्दार। वही जो नैरेटिव उन्होंने लोकसभा में भी किया था, लेकिन पिछले विधानसभा में बीजेपी सबसे बड़ी परफॉर्मर रही थी। इस बार की लड़ाई कितनी दिलचस्प हो रही है और पूरे इलेक्शंस को लेकर आप दर्शकों को क्या बताएंगे? देखिए अंजना, दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि हरियाणा की तरह बीजेपी को अकेले को संभालना नहीं है, तो उनको ये भी इंश्योर कराना है कि उनके अलायंस पार्टनर्स भी उसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करें, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर सबसे ज्यादा लड़ाई उस बात की होगी कि क्या वोट ट्रांसफर उतना स्मूथली हो रहा है। लोकसभा में महाविकास आघाड़ी इसलिए जीत पाई क्योंकि उनका इंटरनल वोट ट्रांसफर, उद्धव ठाकरे का वोट कांग्रेस को, कांग्रेस का वोट उद्धव को, शरद पवार का वोट कांग्रेस को और कांग्रेस का वोट शरद पवार को, ये जो ट्रांसफर ऑफ वोट्स है वो ठीक तरीके से निकल पाए। इसके लिए महाविकास आघाड़ी 31 तक पहुंच गई थी, जबकि महायुति में उस तरीके का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया था। तो आज भी असेंबली में लड़ाई इसी बात की होगी कि वोट ट्रांसफर कौन कहां पर किस तरीके से करता है। तीसरी बात, जो दाढ़ी की बात की जा रही है, उन्होंने कहा कि मुझे हल्के में मत लीजिए। अभी जो दशहरा रैली हुई थी उसमें एकनाथ शिंदे का बयान था, ये बात वो सिर्फ महाविकास आघाड़ी को नहीं तो शायद बीजेपी को भी कह रहे हैं, क्योंकि लोकसभा में उन्हें काफी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी थी
उनके कुछ सिटिंग एमपीज के टिकट उनको काटने पड़े थे और उनकी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी 23 की, वहां से घटकर उनको 15 सीटें सिर्फ लड़ने को मिल पाई थी। लेकिन इस बार सीट एडजस्टमेंट में एकनाथ शिंदे एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कम से कम 80 से 90 सीटें उन्हें लड़ने के लिए चाहिए। दूसरी एक अहम बात यहां पर अब दिखाई देगी कि जिस तरीके से पिछले 3 महीने में एक के बाद एक लोक लुभावन घोषणाएं महायुति ने की हुई है, खास करके लाडली बहन जैसी योजना की घोषणा हो, जो टोल माफी की घोषणा की है, या अलग अलग कॉर्पोरेशंस बनाने की घोषणाएं उन्होंने की है, बजट के बाहर जाकर उन्होंने जो एंटीसिपेट करने की कोशिश की है, उसके सामने महाविकास आघाड़ी का यह नैरेटिव की महायुति की सरकार में किस तरीके के घोटाले हुए, नंबर 1। नंबर 2, किस तरीके से उनका जो सिंपैथी का फैक्टर है कि सरकार को गिराकर 2 पार्टियां तोड़कर उन पार्टियों का नाम और चुनावी चिन्ह अपने पास लेकर यह सरकार बीजेपी चला रही है। उनका टारगेट बीजेपी है, ना एकनाथ शिंदे है, ना अजीत पवार है। महाविकास आघाड़ी का मुख्य टारगेट इस चुनाव में बीजेपी हमको दिखाई दे रही है। तो ये नैरेटिव वो किस तरीके से ले आ पाते हैं, वो एक सबसे बड़ी बात होगी। और आखिरी मुद्दा इस पे ये रहेगा कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नाम पर, ये यशवंत भी उसको कह सकते हैं कि 5 से 10% बीजेपी को पड़ने वाले वोट वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी के पास आते हैं। विधानसभा में वो वोट वो कहां से लाएंगे महायुति के लिए, ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। तो इसके जरिए इस बार के जो 1-1.5 महीना अभी हमें दिखाई देगा चुनाव प्रचार में, वो उसमें हमें देखना पड़ेगा। ठीक है साहिल, आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए ना, इस चुनाव में शिवसेना और राष्ट्रवादी 2 पार्टियां टूट चुकी हैं और असली लड़ाई वो अपने अपने अस्तित्व की लड़ेंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव पहली बार हो रहा है, लोकसभा तो हो चुका है। लेकिन अजित पवार क्या वाकई बैगेज बन सकते हैं एनडीए के लिए? आप ही के इंटरव्यू में साहिल, उन्होंने खुद माना था कि सुप्रिया सुले के सामने अपनी पत्नी को लड़ाना एक गलत डिसीजन था। बहुत सारी बातें, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शरद पवार फैक्टर कैसे इस चुनाव में बड़ा हो सकता है, आइए आपको सुनाते हैं। उन्होंने एक अलग अंदाज में आज अपनी बात कही है। कह रहे हैं कि 84 वर्ष का ये बूढ़ा हटेगा नहीं जब तक सत्ता से बीजेपी और शिंदे गुट को बेदखल नहीं करेगा। सुनिए। असं या ठिकाणी काही तरुण मुलं माझा विरोध घेऊन उभे होते. माझा फोटो होता आणि त्याच्यावर लिहिलं होतं 84 वर्षाचा म्हातारा, तुम्ही काही काळजी करू नका, अजून लांब बघायचे, 84 हो 90 हो, हे म्हातारा काही थांबवत नाही. हे म्हातारा महाराष्ट्राला योग्य रस्त्यावर आणल्याशिवाय स्वस्थ बसत नाही. तुम्ही त्याची काळजी करू नका. या सगळ्या कामाला तुम्हा सगळ्यांची मदत अंतःकरणापासून होईल. 84 साल का ये व्यक्ति रुकेगा नहीं जब तक वो महाराष्ट्र को विकास के रास्ते पर नहीं ले जाएगा। एक इमोशनल कार्ड खेलने की उनकी भी कोशिश है अपनी तरफ से। और पिछली बार लोकसभा में तो ऐसा दिखा कि कम से कम जिन सीटों पर उनका गुट लड़ रहा था, उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। वहीं पर 4 में से सिर्फ 1 सीट अजित पवार ला पाए थे। जल्दी से कुमार अभिषेक के पास चलते हैं, उसके बाद तमाम मेहमानों के पास जाएंगे। कुमार अभिषेक, 10 सीटों पर उपचुनाव, यहाँ का भी सस्पेंस और ड्रामा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि मिल्कीपुर से लेकर तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर नाक की लड़ाई खुद मुख्यमंत्री ने बना ली है, योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल अंजना, 2 राज्यों के चुनाव हैं और यूपी के 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं। तो यूपी का 10 उपचुनाव भी कम इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसा आपने कहा, ये सचमुच नाक का सवाल है। देखिए, पार्लियामेंट में बीजेपी हारी है और 33 सीटों पर सिमटी है, लेकिन उसे लगता है कि ये जो 10 उपचुनाव हैं, ये मौका है जब वो दोबारा से अपने को ये बता सकें कि हाँ, हम ही नंबर 1 हैं। लेकिन यहाँ कैच है, 5 सीटें बीजेपी के पास हैं, 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीती हुई है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के पास जितनी सीटें हैं वो बहुत मजबूत सीटें हैं। बीजेपी को उसमें सेंध लगाना उनके लिए भी बहुत टेढ़ी खीर है, आसान नहीं है। करहल जैसी सीट है जहां से अखिलेश यादव चुनाव जीतते रहे हैं, इस बार उनके भतीजे वहां से चुनाव लड़ेंगे, लालू यादव के दामाद हैं। आप देखें, कुनर की ऐसी सीट है जहां 60 से 65% मुसलमान हैं, वो सीट है बीजेपी के लिए। ये सब सीटें मुश्किल भरी सीटें हैं। शीशामऊ, जो कि इरफान सोलंकी की सीट है, ये सीट मुश्किल भरी है। कटहरी, बीजेपी जीतती नहीं रही है कभी, ये सब सीटें हैं। मिल्कीपुर में इस बार सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है। अयोध्या बीजेपी हारी है और अयोध्या से जो जीतने वाले अवधेश प्रसाद हैं, यहीं से विधायक थे और अब उनका बेटा अजीत प्रसाद यहां से चुनाव मैदान में है। तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है
उधर अगर गठबंधन की भी बात कर लें जो समाजवादी पार्टी का है, तो समाजवादी पार्टी ने एक तरफा 6 सीटों का ऐलान कर दिया है और बाकी जो 4 सीटें बची हैं उसमें से भी एक तो सपा ही लड़ेगी, लेकिन 3 पर नेगोशिएशन होगा। थोड़ी सी बीजेपी के तरफ भी समस्या है, जब संजय निषाद कहते हैं कि उनको दरकिनार किया गया है, वो अपनी सीट पर लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के आज जब ऐलान होगा तो अब देखना यह है कि किस तरीके से यहाँ माहौल बनता है, लेकिन माहौल की शुरुआत हो चुकी है। यूं तो मुख्यमंत्री के कंधों पर सभी 10 की जिम्मेदारी है, लेकिन कटहरी और मिल्कीपुर इस 2 पर खास नजर होगी अंजना, क्योंकि ये सीट ऐसी है जो ये तय करेगी कि सचमुच क्या अयोध्या में बीजेपी का जलवा बचा है या खत्म हो गया है। अंजना, लड़ाई बहुत दिलचस्प है और उससे भी ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि महाराष्ट्र में अगर आप देखें, वहां पर चूंकि यूपी में बीजेपी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक रिपोर्ट कार्ड होगा, तो यहां पर शिंदे साहब के लिए महाराष्ट्र में, क्योंकि वो जिस बिसात पर अपनी एक पूरी राजनीति खड़ा करना चाह रहे हैं, उसमें अगर महाविकास आघाड़ी ने सेंध लगा दी तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी।